गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ इज विकास योगी। गाइज, अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर लाइव क्लास के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। पहले अपने प्रॉब्लम था वॉइस इनक्लियरेंस का। आज वॉइस क्लियर हुई, यानी कि वॉइस तो ठीक हो गई, लेकिन आज फिर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था। बच्चे जुड़ नहीं पा रहे थे, जो जुड़ गए थे वापस वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो गाइज आज अपना 8:30 बजे, यानी कि कहने का आप जो देख रहे हो ये एक लास्ट अपना जो है ट्रायल है। देखते हैं, क्लास भी चलेगी, इसके अंदर पढ़ाई भी करेंगे अपन। अपना जो टॉपिक है उसे अपन कंटिन्यू करेंगे। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओवेरी है, 4th इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो गाइज इसी प्रकार से आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेंगी। साथ साथ में अगर आपके यानी कि अपन जो भी चैप्टर डिस्कस करते हैं उसके अंदर अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रहता है तो गाइज आपके पास मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और गाइज जैसे ही 5-10 डाउट हो जाएंगे तो उन डाउट को सभी को एक साथ अपन क्लियर करेंगे। उन डाउट्स के लिए एक अलग से अपन एक डाउट सेशन लेकर के आएंगे, जिसके अंदर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है एवरीबडी? तो आप मुझे आपके माइंड में जो भी अपने टॉपिक से संबंधित जैसा भी डाउट हो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपके पास नंबर होंगे, नहीं हो तो नोट कर लेना, 7014225953। आई रिपीट 7014225953। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, चैनल का व्हाट्सअप नंबर है। इसके ऊपर सेंड कर दीजिएगा अपने डाउट को। और जैसे ही 10-15 डाउट होते हैं उन सभी डाउट्स का अपन एक स्पेशल अलग से डाउट सेशन लेकर के आएंगे। तो लेट्स गो गाइज, अभी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइज प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने 3 इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिस्कस कर लिए हैं। ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया है विजाइना, डिस्कस कर चुके हैं अपन यूट्रस, और डिस्कस कर चुके हैं अपन फैलोपियन ट्यूब। आज जो अपना 4th इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसे अपन ओवेरी के नाम से जानते हैं गाइज। और ध्यान रखना ये ओवेरी ओबीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आपकी जो एम साइकिल होती है, मेंसो साइकिल के आपके जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट कहाँ से बनते हैं? इसी ओवेरी से बनते हैं। और गाइज आपके माइंड में अगर एम साइकिल का कोई डाउट होता है ना तो कहीं ना कहीं एब्सोल्युटली वो इसी ओवेरी की फिजियोलॉजी से कनेक्टेड रहता है। सो गाइज आपको ओवेरी का पूरा लेक्चर देखना है, तभी आपको एम साइकिल समझ में आएगी। और आगे की जो प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी की एब्नॉर्मलिटीज़ है, जो हार्मोनल रेगुलेशन है प्रेगनेंसी का, वो सारे भी तभी आपको समझ में आएंगे। तो गाइज पहले मैं आपको बता दूँ ये लेक्चर कैसे चलेगा। अपनी ये लाइव क्लास है, ये क्लास चलेगी गाइज जैसे कि अभी आपको इमेज दिख रही है, ये आपको ड्यूरिंग स्टडी ये इमेज इतनी बड़ी नहीं दिखेगी। इसको मैं इस प्रकार से क्या कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा। इस प्रकार से ये इमेज है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। और यूँ इस तरफ कोने के अंदर, कॉर्नर के अंदर ये इमेज चली जाएगी। और गाइज अब अपन डिस्कस करेंगे, इमेज इधर चलती रहेगी, अपना जो अपना टॉपिक है, जो भी टॉपिक है वो इधर अपना चलता रहेगा। क्लियर गाइज? तो लेट्स गो, अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एवरीबॉडी। तो देखिएगा गाइज, अपने को सबसे पहले अपन डिस्कस करना चाहेंगे ओवेरी के बेसिक थिंग्स के बारे में कि साहब ओवेरी से अपने को क्या क्या चीज़ें बेसिकली पहुंची जा सकती हैं। तो गाइज सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ओवेरी है इसका अनोदर नेम यानी कि साइनोम्स ऑफ दी ओवेरी, कि साहब ओवेरी का दूसरा नाम क्या है, अनोदर नेम क्या है। तो गाइज ध्यान रखना, ओवेरी का जो साइनोम से जो दूसरा नाम है वो क्या है, फीमेल गोनाड। गाइज यहाँ पे जो गोनाड है, गोनाड का मतलब होता है ग्लैंड। गोनाड अपन किसे कहते हैं, ग्लैंड को अपन गोनाड कहते हैं। और गाइज यहाँ पर ये जो ग्लैंड है ये फीमेल के अंदर पाई जाती है। ये जो ओवेरी है फीमेल के अंदर पाई जाती है। ओवेरी एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई डक्ट नहीं पाई जाती है। सो अपन इस ओवेरी को अपन क्या कहेंगे, गोनाड भी कहेंगे। लेकिन कौन सी गोनाड कहेंगे, फीमेल गोनाड, बिकॉज ये फीमेल के अंदर है। जैसे कि मेल में टेस्टिस होता है, भाई टेस्टिस भी एक ग्लैंड है, टेस्टिस भी एक ऐसी ग्लैंड है यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन टेस्टिस फीमेल में नहीं होता, मेल में होता है, इसलिए टेस्टिस को अपन क्या कह देते हैं, मेल गोनाड के नाम से अपन टेस्टिस को जानते हैं। यहाँ अपन ओवेरी की बात कर रहे हैं। सो गाइस दिस पॉइंट टू बी नोटेड, ओवेरी इज आल्सो नोन एज फीमेल गोनाड। और ध्यान रखना इसको अपन सेक्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स ग्लैंड। गाइज यहाँ पे ग्लैंड का मतलब तो कि साहब ये हार्मोन सीक्रेट करती है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स का ग्रुप है जो एक स्पेशल केमिकल जिसे अपन हार्मोन कहते हैं, हार्मोन का सीक्रेट करती है ओवेरी, इसलिए तो अपन क्या कहते हैं, इसे ग्लैंड कहते हैं। सेक्स ग्लैंड, सेक्स ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेक्स हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है, एंड्रोजन का सीक्रेशन करती है, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन करती है, इसलिए अपन इसे क्या कह सकते हैं, सेक्स ग्लैंड भी अपन इसे
कह सकते हैं। क्लियर एवरीवन, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, क्लियर। देन इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करना चाहें, सेक्स ऑर्गन भी अपन इसे कहते हैं गाइज। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन ध्यान रखना, अपन उस ऑर्गन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं जो ऑर्गन एंड्रोजन्स का सीक्रेशन करता है। कहने का मतलब सेक्स हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है, उसे अपन क्या कह सकते हैं, सेक्स ऑर्गन भी कह सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे सेक्स ऑर्गन ओवेरी हुई, सेक्स ग्लैंड भी ओवेरी हुई, देन फीमेल गोनाड भी क्या हुई गाइज, ओवेरी हुई। लेकिन ध्यान रखना, मैंने विजाइना के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता दिया था कि विजाइना सेक्स ऑर्गन नहीं है, विजाइना ऑर्गन ऑफ द कोइटस है, विजाइना ऑर्गन ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स है, विजाइना ऑर्गन ऑफ द कोपुलेशन है। अगर आपसे पूछे सेक्स ऑर्गन तो गाइज आपको क्या रिप्लाई देना है कि साहब जो सेक्स ऑर्गन है वो कौन है, ओवेरी है। क्लियर एवरीबडी। देन इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे कि जो ओवेरी जो होती है ये संख्या के अंदर 2 होती है। कहने का मतलब देर आर 2 नंबर्स ऑफ द ओवेरी, 2 नंबर है, इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि साहब ओवेरीज है ये कैसी हैं, पेयर्ड है। देन इसके बाद में अपन यहाँ पे बात करना चाहेंगे ओवेरी की शेप की। तो गाइस ध्यान रखना, जो ओवेरी की शेप होती है वो आलमंड शेप होती है। आलमंड शेप का मतलब आपने बादाम देखा है, देखा क्या है, आप सब लोगों ने बादाम खाया है। देखिए गाइस ये जो शेप बन रही है ये बादाम के जैसी शेप बन रही है, इसलिए ओवेरी की जो शेप होती है वो कैसी होती है, आलमंड शेप। अगर आलमंड आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो गाइस ऐसी जो शेप होती है एक प्रकार की ओवल शेप भी होती है। कहने का मतलब आलमंड अगर ऑप्शन में नहीं है तो अपना आंसर क्या जाएगा, ओवल शेप जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी। लेकिन पहली प्रायोरिटी किसे देनी है, आलमंड शेप को। अगर ऑप्शन में अगर आलमंड शेप नहीं आए और आपको पूछे कि साहब ओवेरी किस शेप की होती है तो गाइस फिर आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, ओवल शेप जाएगा। क्लियर गाइस। देन इसके बाद में और भी अपन कुछ चीजें डिस्कस करना चाहेंगे ओवेरी का रिगार्डिंग यहाँ पर, जैसे कि नंबर्स के बाद में शेप की बात की, शेप के बाद में अपन बात करेंगे वेट की कि साहब जो ओवेरी होता है इस ओवेरी का वेट कितना होता है। तो गाइस ध्यान रखना, एक ओवेरी का वेट 2 से 3 ग्राम होता है, 2 to 3 ग्राम वेट ऑफ सिंगल ओवेरी। जो सिंगल ओवेरी होती है, एक ओवेरी होती है, इसका वेट कितना होता है, 2 to 3 ग्राम होता है। बल्कि जो बोथ ओवेरी, अगर अपन दोनों ओवेरीज की बात अगर अपन करें, दोनों ओवेरीज का वेट कितना हो जाएगा, 4 से 6 ग्राम। भाई जब एक ओवेरी का 2 से 3 ग्राम है, दोनों का कितना हो जाएगा, 4 से 6 ग्राम। अब आप यही सोच रहे होंगे कि सर अगर हमें ओवेरी का वेट पूछे तो हम 2 से 3 ग्राम वाला ऑप्शन चूज करें या फिर 4 से 6 ग्राम वाला ऑप्शन चूज करें। तो गाइज ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है, अगर आपको अगर ऐसे पूछे द वेट ऑफ द ओवेरी इज, यानी कि द वेट ऑफ द ओवेरी इज, तो गाइज इज यहाँ पे लगा है केवल ओवेरी, तो इज हमेशा सिंगुलर के साथ में लगता है। इसका मतलब यहाँ पे एग्जामिनर एक ओवेरी का वेट पूछना चाह रहा है, तो अपना आंसर क्या जाएगा, 2 to 3 ग्राम। अगर आप कैसे पूछे द वेट ऑफ दी ओवेरीज, कहने का मतलब ओवेरीज का वेट कितना होता है, यहाँ पे ओवेरीज लगा दिया, इसका मतलब बहुवचन है। बहुवचन का मतलब दोनों की यहाँ पे बात करना चाह रहा है, वो दोनों का वेट पूछना चाह रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या चूज करेंगे, 4 to 6 ग्राम चूज करेंगे। क्लियर। अगर ओवेरीज का वेट पूछे तो आपको 4 से 6 ग्राम चूज करना है, अगर ओवेरी का वेट पूछे तो आपको 2 से 3 ग्राम वेट चूज करना है। क्लियर गाइज। देन इसके बाद में इंपॉर्टेंट थिंग, कलर ऑफ द ओवेरी, कि जो ओवेरी का जो कलर होता है वो कैसा, दिखने में कैसी होती है ओवेरी। तो गाइज ध्यान रखना, जो ओवेरी होती है ये पिंकिश ग्रे कलर की होती है, यानी कि कुछ तो पिंक यानी कि गुलाबी होती है और कुछ ग्रे यानी कि दूसर, यानी कि गुलाबी और दूसरे कलर का अगर अपन मिक्सअप बनाए ना तो बिल्कुल वैसा कलर होता है जिसे अपन क्या कहेंगे, पिंकिश ग्रे कहेंगे। कहने का मतलब ओवेरी का जो वेट है वो कैसा, सॉरी ओवेरी का जो कलर है वो कैसा होता है गाइज, पिंकिश कलर। देन कलर के बाद में गाइज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपन बात करना चाहेंगे मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट का मतलब ओवेरी की लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है। तो आपको ध्यान में रखना है सीधा सा 321, क्या ध्यान में रखना है, 321 यानी कि 3/2/1, 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 2 सेंटीमीटर इसकी क्या है, विड्थ, और 1 सेंटीमीटर क्या है इसकी थिकनेस है। तो आपको सीधा सा ध्यान में रखना है कि साहब ओवेरी का मेजरमेंट कितना होता है, 321 होता है। और गाइस ध्यान रखना, अपन चाहे से कहीं पर ही मेजरमेंट पढ़े, मेजरमेंट का जो सीक्वेंस होगा वो अपना होगा LWT, यानी कि पहले अपन लेंथ पढ़ते हैं, फिर विड्थ की बात करते हैं, फिर अपन थिकनेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब आपको 321 पता है ओवेरी का
मेजरमेंट, तो LWT की फॉर्मूले के अंदर लगा दीजिए। L का मतलब 3 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी, विड्थ का मतलब 2 सेंटीमीटर विड्थ हो जाएगी, T का मतलब 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी। तो गाइज ये क्या है, ओवेरी का मेजरमेंट। देन गाइज मेजरमेंट के बाद में अपन बात करना चाहेंगे यहाँ पर लोकेशन ऑफ द ओवेरी, यानी कि जो ओवेरी होती है ये कहाँ पर लोकेटेड होती है। तो ध्यान दीजिए गाइज, ओवेरी ध्यान रखना अपनी जो पेल्विक कैविटी होती है, इमेजिंग दैट ये पेल्विक कैविटी है, ये पेल्विक ब्रिम है। जैसा कि आपको पता है कि सब अपनी पेल्विस के अंदर 4 बोन होती हैं, 2 तो हिप बोन होती हैं, एक सैक्रम होती है और एक कोकिक्स होता है। और ध्यान रखना जो हिप बोन होती है 2 होती है और एक हिप बोन 3 बोन से मिलकर बनी होती है, इलियम, ईसीएम और प्यूबिस। तो ऊपर ये जो बटरफ्लाई शेप की जो पंख जैसी बोन होती है हिप बोन की, ये कौन सी होती है, इलियम होती है। फिर अपन जब बैठते हैं नीचे और बेड को जो बियर करती है वो कौन सी बोन होती है, ईसीएम होती है। और सामने की तरफ जुड़ती है और सिम्फाइसिस प्यूबिस का फॉर्मेशन करती है, ये बोन कौन सी होती है, प्यूबिक बोन होती है। ये इलियम हो गई, ये ईसीएम हो गई और ये कौन सी हो गई, प्यूबिक बोन हो गई। अब ध्यान रखिएगा गाइज, ये जो इलियम बोन है, इस इलियम बोन में दोनों साइड के अंदर 2 ग्रूव पाए जाते हैं। दो इस प्रकार से 2 ग्रूव पाए जाते हैं। 2 ग्रूव का मतलब 2 गड्ढे पाए जाते हैं। इन गड्ढों को अपन क्या कहते हैं, ओवेरियन फोसा। क्या कहते हैं अपन इसे, ओवेरियन फोसा के नाम से जानते हैं। तो गाइज अगर आप पेल्विक कैविटी के अंदर अगर आप ओवेरी की बात करना चाहो तो साहब पेल्विक कैविटी के अंदर तो ओवेरी की लोकेशन होती है ओवेरियन फोसा। इसीलिए अपन ओवेरी को क्या बोलते हैं, पेल्विक ऑर्गन भी बोलते हैं। किसके रिगार्डिंग, ओवेरियन फोसा के रिगार्डिंग। लेकिन ध्यान रखना गाइज, जो ओवेरी है ये एक इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर भी है। कैसी है, इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर भी है। अब ये इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर कैसे हुई, इस बात को समझो गाइस। जब मैं आपको यूट्रस पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे बताया था कि साहब ये जो अपना कहने का मतलब इस प्रकार से मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक्चुअल वाला डायग्राम कि साहब ये जो अपना यूट्रस है एंटी वर्टेड एंटी फ्लेक्स वाला, ये विजाइना है नीचे। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जितने भी फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये सारे के सारे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सुपरफिशियली पेरिटोनियम के द्वारा क्या रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं, आच्छादित रहते हैं। और गाइस ये जो अपनी ओवेरी होती है ये किसके अंदर दछी हुई रहती है, पेरिटोनियम के अंदर दसी हुई रहती है। इसलिए ध्यान रखना ओवेरी कैसी स्ट्रक्चर भी है, इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर भी है। क्लियर गाइस। देन इसके बाद में अपन ओवेरी के रिगार्डिंग नेक्स्ट बात अपन करना चाहेंगे लोकेशन के बाद में। अगर अपन नेक्स्ट बात करें डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट का मतलब है कि सब फीटल लाइफ के दौरान जब एक बच्चा यानी कि जब एक कंसेप्शनल प्रोडक्ट था, जब जाइगोट था, जब एम्ब्रियोनिक पीरियड चल रहा था, 2 से 8 वीक तक का पीरियड चल रहा था। ध्यान रखना 2 से 8 वीक तक के पीरियड को अपन एम्ब्रियोनिक पीरियड भी कहते हैं और अपन इसे ऑर्गन पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अपन इसे पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस क्यों कहते हैं गाइस, पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस 2 से 8 वीक के पीरियड में फीटल लाइफ के अंदर इस एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर फीटस के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इस एम्ब्रियोनिक पीरियड को पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। कितने से कितनी वीक का होता है, 2 से लेकर के 8 वीक तक का पीरियड है प्रेगनेंसी का, उसे क्या कहते हैं अपन, एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो गाइस एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान आपको पहले ही पता है कि फीमेल के नहीं बल्कि फीटस के जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में 3 प्रकार की एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर के द्वारा बनते हैं। एक तो एक्टोड्रम होती है, एक मेसोड्रम होती है, एक एंडोड्रम होती है। इन्हीं तीनों लेयर से अपनी बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट, हर एक ऑर्गन, हर टिश्यू, हर सेल का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। क्लियर। तो मैं यहाँ से बात करना चाहूँगा कि वो कौन सी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है जिसके द्वारा ओवेरी का डेवलपमेंट होता है। तो गाइस तीनों एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर में इसमें वो वीजोड्रम है। कौन सी है गाइस, मेसोड्रम। मेसोड्रम से किसका डेवलपमेंट होता है, ओवेरी का डेवलपमेंट होता है। और ध्यान रखना प्रेगनेंसी में कितने वीक के ऊपर ओवेरी कंप्लीटली डेवलप हो जाती है, तो ध्यान रखना 8-9th वीक ऑफ ए जस्टेशन, यानी कि प्रेगनेंसी में 9 वीक के ऊपर ओवेरी का क्या हो जाता है, कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। कौन सी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से, मेसोड्रम से। क्लियर गाइस। देन इसके बाद में ओवेरी के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट थिंग जिसे अपन
अपन क्या कहते हैं, मीजोवेरियम कहते हैं। ये क्या है गाइज, ये मीजोवेरियम। अब आप थोड़ा सा समझिएगा ये मीजोवेरियम क्या है, इसके लिए अपन इस डायग्राम के ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ इस तरह से। तो गाइज ध्यान रखना, अपने जितने भी ऑर्गन होते हैं हर ऑर्गन की पोर्टल ऑफ एंट्री और पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एंट्री और पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब है इस ऑर्गन के ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अंदर जाने का रास्ता, ये तो पोर्टल ऑफ एंट्री, और जो बाहर आने का रास्ता उसे क्या कहेंगे, पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो सब ओवेरी का वो पार्ट, और वो पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है गाइस। ध्यान रखना ये वाला वो पार्ट है, ये वो पार्ट है ओवेरी का, वो एरिया है जिस एरिया से ओवेरी के अंदर ओवेरियन आर्टरी क्या होती है, एंटर होती है, वेन एग्जिट होती है, नर्व्स एंटर होती है और एग्जिट होती है। तो ये जो एरिया है ये ओवेरी का पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट गेट कहलाता है। सो गाइस ओवेरी के पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट को अपन क्या कहते हैं, मीजोवेरियम कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओवेरी के पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या कहेंगे गाइस, अपन इसे मीजोवेरियम कहेंगे। ये वाला एरिया ओवेरी का क्या है, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट के नाम से अपन इसे जानेंगे। क्लियर गाइज, वेल यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है मीजोवेरियम इट इज़ पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ए ओवेरी, कि ओवेरी का जो एंट्री और एग्जिट का जो पोर्टल है उसे क्या कह देंगे, हम मीजोवेरियम कह देंगे। क्लियर गाइज, इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे ओवेरी की स्ट्रक्चर की। किसकी बात करना चाहेंगे गाइज यहाँ से ओवेरी की स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बड़े अच्छे से समझना है, बिकॉज जब आपको ओवेरी की स्ट्रक्चर जब आपको समझ में आएगी, ध्यान रखना, तभी आपको ओवेरी की फिजियोलॉजी समझ में आएगी, अदरवाइज आपको ओवेरी की फिजियोलॉजी समझ में नहीं आएगी। तो इस टोटल स्ट्रक्चर एक इम्पोर्टेंट पार्ट ओवेरी का जो कि अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी एक डायग्रामेटिक व्यू के अंदर, अच्छे एक्सप्लेन्ड व्यू के अंदर, जिससे ओवेरी की स्ट्रक्चर का हर पार्ट आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। तो जरा अपन एक ब्लैंक पेज यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, कहाँ से मिलेगा, बड़े ब्लैंक पेज ये मिल गया, इतना सफिशिएंट अपने को है ना, इतना काफ़ी है। देखो डायग्राम तो ये यहाँ पर भी है, लेकिन इस डायग्राम से आपको ओवेरी की जो पूरी स्ट्रक्चर है ना वो इतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी। मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज के अंदर यहाँ पर डायग्राम बना करके और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइज सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी ओवेरी है ये किस शेप की है भाई, तो भाई आपकी ओवेरी इस प्रकार से किस शेप की होती है, आलमंड शेप की होती है। तो ये लो भाई साहब ओवेरी होती है ना, ये आलमंड शेप की बन गई। देन इसके बाद में आपको पता होगा कि अपनी बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं ये सभी के सभी ऑर्गन किसी ना किसी प्रोटेक्टिव लेयर के द्वारा सराउंडेड रहते हैं। जैसे कि आप ब्रेन की बात कर लो भाई, जो ब्रेन है ये मेनिंजेस नाम की प्रोटेक्टिव लेयर के द्वारा क्या है, सराउंडेड है, घिरा हुआ है, ताकि ब्रेन को डायरेक्ट कोई इंजरी नहीं हो। तो वहाँ पर ब्रेन की कवरिंग क्या होगी, मेनिंजेस हो गई। भाई आप अपने लंग्स की बात कर लो, भाई जो लंग्स होते हैं वो प्लूरा के द्वारा क्या रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं। सो भाई ये जो प्लूरा है ये लंग्स की क्या होगी, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। आपका लीवर की बात कर लो, फाइब्रस टिश्यू के कैप्सूल के द्वारा लीवर प्रोटेक्ट रहता है, सराउंडेड रहता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। किडनी की बात कर लो भाई, किडनी भी यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू के कैप्सूल के द्वारा सराउंड। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि अपनी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ये सारे के सारे किसके द्वारा गाइज, फाइब्रस टिश्यू या फिर किसी न किसी कवरिंग मेम्ब्रेन के द्वारा क्या रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं। तो गाइज मैं भी यहाँ पे यही बात कहना चाह रहा हूँ कि अपनी ये जो ओवेरी है ये ओवेरी भी एक पतली सी मेम्ब्रेन के द्वारा, जो ओवेरी की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा क्या रहती है, सराउंडेड रहती है गाइज। किस प्रकार से, इस प्रकार से ये ओवेरी है और इस ओवेरी है ये पूरी की पूरी ओवेरी एक पतली सी के मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के द्वारा इस प्रकार से क्या रहती है,
सराउंडेड रहती है, यानी कि कवर रहती है। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान रखना, ये जो मेम्ब्रेन अपन ने बनाई है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ध्यान रखना गाइज, इस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को अपन किस नाम से जानते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? तो गाइज ध्यान रखना, इस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को अपन कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या कहते हैं गाइज? जर्मिनल एपिथेलियम। अब देखो गाइज, यहाँ से जर्मिनल एपिथेलियम का मतलब तो होता है, अगर अपन सही मतलब की बात करें तो जर्मिनल एपिथेलियम का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि भाई वो एपिथेलियम सेल्स जो जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करे, जर्म सेल्स का प्रोडक्शन करे, यानी कि गैमेट्स का प्रोडक्शन करे, यानी कि ओवम का प्रोडक्शन करे, उसे क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर इस आउटर मोस्ट लेयर को, प्रोटेक्टिव लेयर को जर्मिनल एपिथेलियम कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि गाइज सन 1700 से पहले, कितने से पहले? सन यानी कि 17th सेंचुरी से पहले माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करता था। और गाइज 17th सेंचुरी से पहले साइंटिस्ट का यही मानना था कि ओवेरी में जो ओवम बनता है वो ओवेरी की आउटर मोस्ट लेयर से बनता है, इसलिए साइंटिस्टों ने इसका नाम क्या रख दिया? जर्मिनल एपिथेलियम रख दिया। लेकिन जैसे ही सन 1700 के अंदर माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई और जब ओवेरी के एक एक स्ट्रक्चर को विजुअलाइज किया गया और देखा गया कि भाई ये जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव ये जो लेयर है, इसके अंदर जो सेल्स हैं, ध्यान रखना, इस जर्मिनल एपिथेलियल के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? ध्यान रखना, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल सेल्स। कहने का मतलब जो जर्मिनल एपिथेलियल के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स है वो कौन सी है? क्यूबिकल एपिथेलियल, यानी कि क्यूब शेप की क्या होती है? इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स होती हैं। किस शेप की होती हैं गाइज? क्यूब शेप की क्या होती है? यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स होती हैं। और ध्यान रखना, इन क्यूब सेल्स की, एपिथेलियल सेल्स की केवल एक ही लाइन होती है, केवल एक ही लेयर होती है, इसलिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जर्मिनल एपिथेलियम यानी कि जो ओवेरी की आउटर मोस्ट लेयर है उसमें कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है? तो ध्यान रखना, कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है? सिंगल लेयर। क्या पाई जाती है? सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल एपिथेलियल सेल्स। कि ओवेरी है वो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल एपिथेलियल सेल्स की प्रोटेक्टिव लेयर के द्वारा क्या रहती है? इस प्रकार से सराउंडेड रहती है। और इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। तो साइंटिस्टों ने देखा कि यार इस जर्मिनल एपिथेलियम में ये जो सिंगल लेयर ऑफ दी सिंपल क्यूबिकल एपिथेलियल सेल्स की है, इनमें तो माइटोसिस की एबिलिटी ही नहीं है, यानी कि इनमें तो माइटोसिस ही नहीं हो रहा। और जब किसी सेल में माइटोसिस ही नहीं हो रहा तो उससे गैमेट कैसे बनता है? भाई गैमेट्स बनने के लिए तो बहुत सारी माइटोसिस की प्रोसेस से गुजरना होता है, फिर आगे जाकर मियोसिस की प्रोसेस से गुजरना होता है। लेकिन इस जर्मिनल एपिथेलियम की जो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल एपिथेलियल सेल्स है, इसमें तो माइटोसिस की प्रोसेस हो ही नहीं रही है। सो डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने कहा कि भाई ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है ओवम इससे नहीं बनता है। पहले गलती से इसका नाम रख दिया गया क्योंकि उस टाइम पर माइक्रोस्कोप नहीं था। तो गाइस ध्यान रखना, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर केवल ओवेरी की एक कवरिंग लेयर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, एक सराउंडिंग लेयर है जो कि हर ऑर्गन की होती है। तो गाइज ओवेरी की स्ट्रक्चर में पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, जर्मिनल एपिथेलियम क्या है? ओवेरी की प्रोटेक्टिंग आउटर मोस्ट लेयर है। कौन सी सेल्स की? सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल एपिथेलियल सेल्स की। क्लियर गाइज इतनी बात? तो चलो अब देखो, इसके बाद में ओवेरी की स्ट्रक्चर के अंदर नेक्स्ट क्या चीज़ आती है वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा, इस एपिथेलियल सेल्स की क्यूबिकल सेल्स की सिंगल लेयर के बाद में इसके जस्ट नीचे, यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट नीचे, ध्यान रखना, डेंस और इरेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। ये जो मैं ग्रीन लाइन से क्या है, ब्लू लाइन से जो मैं शो कर रहा हूँ गाइज, ये क्या है? ये जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट नीचे डेंस का मतलब सघन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। ये ग्रीन वाली क्या है?
जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे डेंस इरेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है या फिर एक कैप्सूल होता है गाइज। इस डेंस इरेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का जो कैप्सूल है इसे अपन कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहेंगे एवरीबॉडी, इसे अपन ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ध्यान रखना, इस डेंस और इरेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बीच बीच के अंदर यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की सेल भी पाई जाती है। ध्यान रखना, इस सेल को अपन क्या कहते हैं, स्ट्रोमल सेल। किसमें, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर क्या पाई जाती है, एक स्पेशल टाइप की सेल भी पाई जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं, इस प्रकार से इसे अपन क्या कहते हैं, स्ट्रोमल सेल। इस स्ट्रोमल सेल का दूसरा नाम क्या है गाइस, इसे थीका सेल भी कहते हैं। तो गाइस ध्यान रखना, सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम आती है ओवेरी की स्ट्रक्चर में। इस जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे की जो जस्ट लेयर होती है वो ट्यूनिका एल्बुजिनियम होती है। ध्यान रखना, ट्यूनिका एल्बुजिनियम क्या है भाई, ट्यूनिका एल्बुजिनियम डेंस और इरेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का व्हाइट कलर का एक कैप्सूल होता है। और इस ट्यूनिका एल्बुजिनियम में स्पेशल टाइप की सेल भी पाई जाती है जो यहाँ मैंने रेड कलर के द्वारा शो की है। इन सेल्स का नाम क्या है, स्ट्रोमल सेल्स है और इनका दूसरा नाम थीका सेल्स भी है। तो गाइज ये तो सेकंड लेयर या फिर सेकंड स्ट्रक्चर हुई। इसके बाद में बात आती है ओवेरी के पार्ट्स की, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो गाइस ध्यान रखना, जैसा कि अपनी किडनी है भाई, किडनी के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, कोर्टेक्स और मेडुला। और किडनी का आउटर पार्ट कोर्टेक्स होता है या मेडुला होता है, गेस करो, देखे एक बार, रिप्लाई करो, गेस नहीं रिप्लाई करो। किडनी का आउटर पार्ट पे मेडुला होता है या कोर्टेक्स होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी इज, तो ऑप्शन के अंदर मेडुला भी है और कोर्टेक्स भी है, 2 और भी हैं। तो आप क्या चूज करोगे गाइज, रिप्लाई करो, क्विक फटाफट रिप्लाई करो। तो क्या चूज करेंगे अपन, कोर्टेक्स यूज करेंगे। ध्यान रखना, कोर्टेक्स आउटर पार्ट होता है और मेडुला क्या होता है, इनर या फिर डीप पार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर इसके अलावा बात करूँ, आपके जो होती है एड्रिनल ग्लैंड होती है, जिसे आप सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हो। तो गाइज ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये जो सुप्रारीनल ग्लैंड है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। आउटर वहाँ भी कोर्टेक्स होता है एड्रिनल ग्लैंड में, और इनर वहाँ भी क्या होता है, मेडुला होता है। तो गाइज इसी प्रकार से जो अपनी ओवेरी है, इस ओवेरी के भी 2 पार्ट होते हैं। ध्यान रखना, मैं यहाँ से ये जो रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये तो कौन सा पार्ट है, इनर पार्ट है। और इस इनर पार्ट को अपन क्या कहेंगे, मेडुला कहेंगे। और इसके बाहर का ये जो, इसके बाहर का ये जो वाइट कलर का ये जो पार्ट बच गया है, ये आउटर पार्ट है और इसे अपन क्या कहेंगे, कोर्टेक्स कहेंगे। तो गाइस ध्यान रखना है, ओवेरी के 2 पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट कोर्टेक्स होता है और इनर पार्ट कौन सा होता है, मेडुला होता है। तो अब यहाँ से बड़ा अच्छा और प्यारा क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपसे ऐसे पूछे, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओवेरी इज, कि ओवेरी का सबसे डीप पार्ट कौन सा है, तो कौन सा है, कौन सा है गाइज, मेडुला है। मेडुला इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओवेरी। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से मेरी कुछ और चीज़ें और बातें आप और सुनिएगा। अगर आपको यहाँ से पूछे कि ओवेरी का जो कोर्टेक्स पार्ट है ये किससे मिलकर के बना होता है, और ओवेरी का जो मेडुला पार्ट है ये किससे मिलकर के बना होता है, तो गाइज यहाँ पर मैंने आपके लिए बिल्कुल सवर्ण अक्षरों के अंदर हर एक चीज़ क्या की है, मेंशन की है। देखिएगा यहाँ पे ओवेरियन कोर्टेक्स, ध्यान रखना, ओवेरियन कोर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ओवेरी विच प्रेजेंट बिलो द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देखो ओवेरियन यानी कोर्टेक्स वो आउटर मोस्ट पार्ट है, लेकिन किसके नीचे प्रेजेंट है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे प्रेजेंट है। देन ध्यान रखना, इसके साथ देखो ऊपर तो जर्मिनल एपिथेलियम आ गई, फिर व्हाइट कलर का फाइब्रस टिश्यू का कैप्सूल कौन आ गया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और उसके जस्ट नीचे कौन सा, आउटर मोस्ट पार्ट, जिसे अपन क्या कहते हैं, कोर्टेक्स। यहाँ से ध्यान रखना, इस ओवेरी के कोर्टेक्स के अंदर फंक्शनल यूनिट, कहने का मतलब इस ओवेरी का जो फंक्शनल पार्ट होता है, ओवेरी जितने भी काम करती है वो सारे काम कौन से पार्ट से करती है, कोर्टेक्स पार्ट से करती है। इसीलिए गाइज अपन ओवेरी का जो कोर्टेक्स पार्ट होता है, इस कोर्टेक्स पार्ट को अपन क्या कहते हैं, फंक्शनल पार्ट ऑफ द ओवेरी। क्या कहेंगे गाइज, जिसे अपन फंक्शनल
फंक्शनल पार्ट ऑफ दी ओवेरी। लेकिन ध्यान रखना, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ओवेरी, ओवेरी की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कॉर्टेक्स नहीं है, वो क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है। गाइज हर एक ऑर्गन की फंक्शनल और स्ट्रक्चर काम करने वाली और उसको मेनली बनाने वाली स्ट्रक्चर कोई ना कोई होती है। जैसे ब्रेन की बात करें, ब्रेन की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है, न्यूरॉन है। लंग्स की कौन है, एल्यूलाई है। किडनी की कौन है, नेफ्रॉन है। लिवर की कौन है, हेपेटोसाइड है। इसी प्रकार आपसे पूछेगी ओवेरी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल जाएगा। क्लियर है एवरीबॉडी। तो आपको ध्यान रखना है कोर्टेक्स कैसा पार्ट है, फंक्शनल पार्ट है, और इस फंक्शनल पार्ट में क्या प्रेजेंट होती है, ओवेरी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। इन प्राइमरी फॉलिकल का और भी कई नाम है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। इनको प्रीमोर्डियल फॉलिकल भी कहते हैं, इनको ओवेरियन फॉलिकल भी कहते हैं, इनको अपन प्राइमरी oocyte के नाम से भी जानते हैं। क्लियर एवरीबॉडी। देन इसके बाद में आता है ओवेरी का इनर मोस्ट पार्ट, यानी कि डीप पार्ट। तो ध्यान रखना गाइस, ओवेरी का जो इनर मोस्ट पार्ट होता है इसे क्या कहेंगे अपन, जैसा कि डायग्राम में देखा, क्या कहेंगे, मेडुला कहेंगे। ध्यान रखना, मेडुला इनर मोस्ट या फिर कैसा पार्ट है, डीपेस्ट पार्ट है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, विच प्रेजेंट बिलो दी कॉर्टेक्स, यानी कि मेडुला इज दी इनर मोस्ट और डीपेस्ट पार्ट विच प्रेजेंट बिलो दी कॉर्टेक्स। कि कॉर्टेक्स के नीचे जो ओवेरी का पार्ट होता है वो कौन सा होता है, मेडुला होता है। क्लियर गाइस। देन इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे कि ये जो मेडुला होता है ये मिलकर के बना होता है, यानी कि मेडुला इज कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि मेडुला के अंदर लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है, और क्या पाई जाती हैं, नर्वज पाई जाती हैं। तो गाइस ये थी अपनी ओवेरी की स्ट्रक्चर। और ध्यान रखना, इन सब से इम्पोर्टेंट है ओवेरी का जो मेडुला पार्ट होता है, यानी कि जो इनर मोस्ट पार्ट होता है। तो गाइज ओवेरी के मेडुला पार्ट में कहने का मतलब इनर मोस्ट पार्ट के अंदर एक स्पेशल सेल पाई जाती है, उस सेल का नाम क्या है, हाइलस सेल। ध्यान रखना, इन ओवेरियन मेडुला प्रेजेंट हाइलस सेल। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, सो इसे हाईलाइट कर लो, क्वेश्चन मार्क लगा लेना, नोट्स बना होता है कि साहब हाइलस सेल कहाँ पाई जाती है। तो ध्यान रखना गाइज, हाइलस सेल ओवेरी में पाई जाती है। और अब आप ओवेरी नहीं कहोगे, ये भी कहोगे ओवेरी के मेडुला पार्ट में पाई जाती हैं, ओवेरी के डीपेस्ट पार्ट में पाई जाती हैं, ओवेरी के इनर मोस्ट पार्ट में पाई जाती हैं। तो गाइस मैं यहाँ हाइलस सेल के रिगार्डिंग एक बात और करना चाहूँगा। क्या करना चाहूँगा, दीज हाइलस सेल आर होमोलोगस टू इंटरस्टिशियल सेल ऑफ ए टेस्टिस। अपना जो टेस्टिस होता है मेल के अंदर, गाइस उस मेल के टेस्ट में दो प्रकार की स्पेशियल सेल पाई जाती है, जैसा कि आप जानते हो, एक तो सर्टोलाई सेल होती है और एक होती है इंटरस्टिशियल सेल। ध्यान रखना, सर्टोलाई सेल तो अपने सीक्रेशन के द्वारा जो स्पर्म होता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस चल रहा होता है, उस टाइम पर स्पर्मेटोगोनिया को और स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, यानी कि उनको फैसिलिटेट करती है स्पर्मेटोजेनेसिस को। और जो दूसरी सेल होती है जिसे अपन इंटरस्टिशियल सेल या फिर इसका दूसरा नाम लीडिंग सेल भी है, इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम क्या है, लीडिंग सेल भी है। तो गाइस टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट इंटरस्टिशियल सेल या फिर इसका दूसरा नाम लीडिंग सेल भी है। इस इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल के होमोलोगस होती है, कौन होती है, हाइलस सेल। और ये हाइलस सेल कहाँ पाई जाती है, ओवेरी के इनर मोस्ट पार्ट यानी कि मेडुला के अंदर पाई जाती है। क्लियर गाइज। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइलस सेल मेल के टेस्टिस में प्रेजेंट इंटरस्टिशियल या फिर लीडिंग सेल के क्या होती है, होमोलोगस होती है गाइज। फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगा कि आखिर ओवेरी के मेडुला के अंदर ये हाइलस सेल है तो ये काम क्या करती है, यानी द फंक्शन ऑफ द
हाइलेस सेल का काम क्या होता है, तो एक बार समझिएगा गाइस, ध्यान रखना, जितने भी एंड्रोजन है क्या है, ये एंड्रोजन्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डीजनरेशन से प्रिवेंट करते हैं, उनमें डीजनरेशन नहीं होने देते हैं। लेकिन जैसे ही अगर एंड्रोजन फॉल डाउन हो जाए या फिर बिल्कुल स्टॉप हो जाए एंड्रोजन का सीक्रेशन, एंड्रोजन ब्लड से ख़त्म ही हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो ऑर्गन्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइज जैसे ही एक महिला के अंदर मीनोपॉज स्टार्ट होता है, मीनोपॉज का मतलब जैसे एक महिला में ओल्ड एज के अंदर 45 ईयर के ऊपर परमानेंटली एम साइकिल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है परमानेंटली एम साइकिल, तो गाइज इसे अपन कहेंगे मीनोपॉज। तो गाइज जब एम साइकिल स्टॉप हो गई तो ओवुलेशन तो होगा नहीं, यानी कि फॉलिकल्स का मैच्योरेशन तो होगा नहीं, तो यहाँ पर फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आएगा, तो गाइज ये एंड्रोजन कहाँ से आएगा, हाइलेस सेल से आएगा। कहाँ से आएगा एवरीबॉडी, हाइलेस सेल से आएगा। कहने का मतलब हाइलेस सेल का जो काम है, फंक्शन ऑफ द हाइलेस सेल, तो हाइलेस सेल का काम है प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन यानी कि सेक्स हार्मोन आफ्टर मीनोपॉज। मीनोपॉज टाइम में जब एम साइकिल परमानेंटली सीजियस हो जाती है तो ऐसे टाइम में ये हाइलेस सेल क्या करती है एवरीबॉडी, एंड्रोजन्स का सीक्रेशन करती है, जिससे कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर डीजनरेशन नहीं हो। क्लियर एवरीबॉडी। तो ये तो अपनी बात थी ओवेरी की स्ट्रक्चर की बात थी। गाइज मैं जस्ट 1 मिनट के लिए और रिवाइज कर देता हूँ। ओवेरी की स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात आती है जर्मिनल एपिथेलियम की। जर्मिनल एपिथेलियम क्या है एवरीबॉडी, जर्मिनल एपिथेलियम ओवेरी की आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है। जर्मिनल एपिथेलियम में कौन सी एपिथेलियल पाई जाती है, तो ध्यान रखना सिंगल लेयर पाई जाती है। किसकी सिंगल लेयर पाई जाती है, इस सिंगल क्यूबिकल एपिथेलियल यानी कि क्यूबिकल एपिथेलियल सेल्स की क्या पाई जाती है, सिंगल लेयर पाई जाती है। फिर गाइज जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे क्या आता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। भाई ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है, सोचो एक बार, क्या है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एक वाइट कलर का कैप्सूल है और ये वाइट कलर का कैप्सूल किससे बना होता है, डेंस और इरेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। और साथ साथ में इस वाइट कलर के कैप्सूल में एक सेल भी पाई जाती है स्पेशल टाइप की, कौन सी सेल, स्ट्रोमल सेल। और स्ट्रोमल सेल का दूसरा नाम क्या है, थीका सेल है। क्लियर एवरीबॉडी। देन इसके साथ साथ के अंदर भाई इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे क्या है, ओवेरी का आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा है, कोर्टेक्स है। कोर्टेक्स कैसा पार्ट ओवेरी का, डीप है, आउटर मोस्ट पार्ट है। साथ साथ में फंक्शनल पार्ट ओवेरी का जो कि अभी अपन फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। देन इसके साथ साथ में मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि ये जो कोर्टेक्स पार्ट है, इसी कोर्टेक्स पार्ट में ओवेरी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं गाइज, प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानते। क्लियर गाइज इतनी बात। तो देखिएगा अब समझने की बात है कि आखिर ओवेरी काम कैसे करती है। क्या गाइज, अब क्या समझने की बात है, आखिर ओवेरी काम कैसे करती है, यानी कि ओवेरी फंक्शंस कैसे करती है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहली मेरी एक बात आपको समझने की है, अभी स्ट्रक्चर के बाद में जो ओवेरी का जो मेन फिजियोलॉजी होती है, जो अपनी एम साइकिल से कनेक्टेड रहती है, एम साइकिल के डिसऑर्डर्स से कनेक्टेड रहती है, नॉर्मल साइकिल की फेजेस से कनेक्टेड रहती है। इस ओवेरी की अपन फिजियोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर ये ओवेरी है, ये काम कैसे करती है, फिजियोलॉजी। कैसे तो ओवेरी में ओवम बनता है, कैसे ओवेरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करती है, कहाँ से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन होता है, कहाँ से ओवम बनता है, किससे ओवम बनता है, ये सारी क्या है ओवेरी की क्या है फिजियोलॉजी है। क्लियर गाइज। तो मैं एक बार आपको जरा फोकस कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट थिंग ओवेरी का रिगार्डिंग। सो गाइज नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ए फिजियोलॉजी ऑफ द ओवेरी। इट मीन्स ओवेरी काम कैसे करती है। तो गाइज इसके लिए ये जो ओवेरी की फिजियोलॉजी है गाइज, मैं ये आपको समझाना चाहूँगा इस डायग्राम के द्वारा। और गाइज इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। तो गाइज देखिएगा यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा,
जैसा कि अपन ने स्ट्रक्चर के अंदर देखा था भाई, क्या देखा था अपन ने स्ट्रक्चर के अंदर कि ओवेरी की आउटर मोस्ट लेयर जर्मिनल एपिथेलियम है। देखो ये किनारा है, ये क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम है। इसके नीचे क्या होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इसके नीचे जो है ओवेरी का ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, कोर्टेक्स पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट है, फंक्शनल पार्ट है। और इसके अंदर ये जो छोटा साक है, ये इनर पार्ट है, इसे अपन क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। क्लियर गाइज। तो अब अपने को यहाँ पे समझना है कि कैसे ओवेरी से हार्मोन का सीक्रेशन होता है, कहाँ से हार्मोन का सीक्रेशन होता है। तो गाइज मैं सबसे पहली बात बताना चाहूँगा कि ओवेरी का ये जो कोर्टेक्स पार्ट होता है, इस कोर्टेक्स पार्ट में ओवेरी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी फोलिकल, ये प्राइमरी फोलिकल पाए जाते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पर इस ओवेरी की इस कोर्टेक्स पार्ट में देखो ये छोटी छोटी ओवेरी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिनको देखो यहाँ पर डिनोट किया गया है। इसे अपन क्या कहते हैं, ओवेरी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को प्राइमरी फोलिकल कहते हैं। और जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर इन प्राइमरी फोलिकल का दूसरा नाम भी है। क्या नाम है, इन्हें अपन प्रीमोडियल फोलिकल भी कहते हैं, इसे अपन ओवेरियन फोलिकल भी कहते हैं, और इसे अपन प्राइमरी oocyte के नाम से भी जानते हैं। सो प्राइमरी फोलिकल के 3 अनदर नाम और हुए, कौन कौन से, प्रीमोडियल फोलिकल, ओवेरियन फोलिकल और प्राइमरी oocyte। गाइस ओवेरी के जितना भी काम है वो सारा का सारा डिपेंड करता है इसी प्राइमरी फोलिकल के ऊपर। तो देखिएगा आखिर प्राइमरी फोलिकल कैसे काम करता है, कैसे ये हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है। तो गाइस मैं यहाँ पे देखिए, ये ओवेरी के कोर्टेक्स पार्ट में बहुत सारे प्राइमरी फोलिकल है। क्या है, जब एक फीमेल फीटस डिलीवर होती है, यानी कि 8 बर्थ के ऊपर एक फीमेल बच्ची की दोनों ओवेरीज के अंदर 2 मिलियन प्राइमरी फोलिकल होते हैं। कितने होते हैं, 2 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 2 मिलियन में कितने हो गए, 20 लाख। सो दोनों ओवेरीज में 8 बर्थ के टाइम पर कितने प्राइमरी फोलिकल पाए जाते हैं, 2 मिलियन 20 लाख, जो ओवेरी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्लियर गाइज। देन इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे कि अपन क्या करते हैं कि ओवेरी की इस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, यानी कि इस एक प्राइमरी फोलिक को यहाँ से उठा करके बाहर ले आते हैं। ले आए क्या, पढ़ने के लिए। तो ये मैं ले आया इस प्राइमरी फोलिकल को, अंदर से उठा करके बाहर ले आया, केवल पढ़ने के लिए, वैसे ही नहीं लाया हूँ मैं, केवल पढ़ने के लिए लेके आया हो ना। तो देखिए ये क्या है, प्राइमरी फोलिकल है, इसे ओवेरियन फोलिकल कह सकते हो, प्रीमोडियल फोलिकल कह सकते हो, प्राइमरी oocyte भी आप इसे कह सकते हो। क्लियर। देन अब मैंने क्या देखा, जब अपन ने इस प्राइमरी फोलिकल को बाहर निकाला और इसको माइक्रोस्कोप से देखा, किससे देखा, माइक्रोस्कोप से अपन ने इसे देखा। तो गाइस अपने को क्या देखने को मिला, अपने को ये देखने को मिला कि ये जो प्राइमरी फोलिकल होता है ना, ये भी छोटी छोटी सेल्स के द्वारा क्या रहता है, सराउंडेड रहता है। और गाइस ये जो सेल्स इस प्राइमरी फोलिकल को, ये जो सेल्स सराउंडेड कर रही हैं, इन सेल्स को अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरोना सेल्स। क्या कहेंगे गाइस इसे, कोरोना सेल। ध्यान रखना, कोरोना ये वाला कोरोना नहीं है जो भी आउटब्रेक हो रहा है, एक इन्फेक्शियस एजेंट है, एक वायरस है। ध्यान रखना, ये एक प्रकार की सेल है जो प्राइमरी फोलिकल को चारों तरफ से क्या करती है गाइज, कवर किए हुए रहती है। इसे अपन क्या कहते हैं, कोरोना सेल्स के नाम से अपन इसे जानते हैं। तो आपने देखा कि प्राइमरी फोलिकल भी अकेला नहीं है, क्या है, ये प्राइमरी फोलिकल भी किसके द्वारा, कोरोना सेल्स के द्वारा क्या रहता है, सराउंडेड रहता है। अब मेरी बात सुनिएगा, जब आपसे कोई पूछता है कि भाई एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कहाँ से होता है, तो आप कहते हो कि सर प्राइमरी फोलिकल से होता है। लेकिन फॉर काइंड योर नॉलेज, ध्यान रखना गाइज, प्राइमरी फोलिकल के पास में ऐसा कोई सामान नहीं है जिससे कि वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करे। ये तो भला बेचारी इन कोरोना सेल्स का जो एफएसएस के द्वारा स्टिमुलेट होकर के क्या सीक्रेट करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती हैं। ये कौन सा कम करती हैं और कौन सा हार्मोन ज़्यादा
सीक्रेट करती हैं वो अपन हायरार्की के अंदर देखेंगे। तो आई होप गाइस इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में मैं नेक्स्ट एक स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम से इसकी फिजियोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। और देखिए गाइस इतनी बात आपको समझ में आई, कमेंट कर दो यस और नो। अरे समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या फिर ना, बोलो तो सही। बोल नहीं सकते आप लोग, है ना, बोल तो सकते हो लेकिन मैं सुन नहीं सकता, लेकिन मेरी बात तो आप सुन रहे हो गाइस, यही तो होता है। तो अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पे गाइस आपको क्या कहना चाहूँगा, मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहूँगा कि साहब अपनी जो ओवेरी होती है, ये ओवेरी काम करना शुरू करती है प्यूबर्टी एज में, यानी कि ओवेरी है वो हार्मोन सीक्रेट करती है प्यूबर्टी एज में, ओवम बनाती है प्यूबर्टी एज में। कहने का मतलब ओवेरी का जो काम होता है वो प्यूबर्टी एज में शुरू होता है। अब यहाँ पे सोचने की बात है, आखिर प्यूबर्टी एज में ही ओवेरी का फंक्शन क्यों होता है, प्यूबर्टी से पहले क्यों नहीं होता। तो गाइस ध्यान रखना यहाँ पर, यानी कि कहने का मतलब एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को, दूसरे ऑर्गन को क्या करता है, कमांड देता है, स्टिमुलेट करता है, उसे काम करने के लिए कहता है, वर्क करने के लिए, फंक्शन के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो गाइस जो हार्मोन ओवेरी से काम करवाते हैं वो हार्मोन प्यूबर्टी से पहले, यानी कि 13 साल से पहले नहीं सीक्रेट होते हैं, 13 साल के बाद में सीक्रेट होते हैं। इसीलिए 13 साल पर यानी कि प्यूबर्टी एज में ओवेरी अपना काम करना शुरू करती है। क्लियर गाइस, समझ में तो आ रहा है ना, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा गाइस। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है, पहली बात तो गाइस मैं बारीकी से 0 लेवल से उठा के चलूँगा चैप्टर को, टॉपिक को। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, मैंने पहले ही बता दिया है, आप व्हाट्सअप कर देना, जैसे 10-15 कमेंट्स हो जाएंगे, डाउट्स हो जाएंगे, मैं आपके लिए स्पेशल डाउट सेशन लेकर के आऊँगा, जिसके लिए आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, नोटिस कर दिया जाएगा कि साहब फलाने डेट को उस टाइम पर आज अपन जो ही बच्चों के जिन्होंने भी डाउट का कमेंट किया है वो डाउट सेशन अपन करने वाले हैं, जिससे कि आपकी जो स्टडी है इसकी एक्यूरेसी है वो 100 में से 100% बन जाएगी। क्लियर एवरीबॉडी। तो देखते हैं ओवेरी की फिजियोलॉजी की हायरार्की आखिर कैसे ये काम करती है। तो चलिए गाइज पढ़ते हैं ओवेरी की फिजियोलॉजी की हायरार्की। इस इमेज को मैं इस तरफ लगा देता हूँ और जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, देखो ओवेरी काम करती है एट दी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। गाइज जैसे ही एक महिला 10 से 16 साल के बीच में, और एग्जैक्ट एज होती है प्यूबर्टी की 13 साल, अपन एग्जैक्ट की बात करेंगे, जैसे ही एक महिला प्यूबर्टी एज में पहुँचती है यानी कि 13 साल पे पहुँचती है तो अपन इसे क्या प्यूबर्टी का क्या हो गया, ऑनसेट हो गया, यानी कि 13 ईयर कंप्लीट हो गई। जैसे एक महिला की टोटल एज के 13 साल कंप्लीट होते हैं वो प्यूबर्टी एज में पहुंच जाती है। तो प्यूबर्टी एज में पहुंचते ही क्या होता है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम का हेड मास्टर होता है, ध्यान रखना अपनी बॉडी का जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तो मास्टर कौन होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई आपकी थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ओवेरी है, ये तो क्या है, स्टूडेंट है, ये तो क्या है, स्टूडेंट है। और इनको कंट्रोल करने वाली, इनको गाइड करने वाली यानी कि जो मास्टर है वो कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ग्लैंड से काम करवाती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन क्या कहते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, जिसे आप 8th 10th क्लास में साइंस के अंदर पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते थे गाइस, उसी को आज अपन क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पीयूष एक प्रकार से इसका नाम एक प्रकार से गायब सा हो गया है, बहुत कम लोग इसका बुकों के अंदर ही मेंशन नहीं मिलता है। सो गाइस जैसे ही एक वुमेन प्यूबर्टी एज में पहुंचती है तो अब देखो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड तो यहाँ पे क्या हो गई गाइस, पिट्यूटरी ग्लैंड तो यहाँ पर हो गई मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। सो गाइस हाइपोथैलेमस यहाँ पे क्या हो गया, हेड मास्टर हो गया। क्लियर बात। तो प्यूबर्टी एज में पहुँचते कौन एक्टिवेट होता है, हाइपोथैलेमस। देखो यहाँ पे ये जो एरो लग रहा है ना उंगली का, ये स्टेप बाय स्टेप को इंडिकेट करता है कि जब हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है तो क्या होता है, जब हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है तो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है कौन सा हार्मोन, GnRH
GnRH, ध्यान रखना GnRH का पूरा नाम है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है गाइस? गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या है? GnR। देखो नाम ही क्या है? गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडो यानी कि गोनाड, कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये हार्मोन इनडायरेक्टली किस पे काम करेगा? गोनाड पे। गोनाड का मतलब फीमेल गोनाड, फीमेल गोनाड का मतलब ओवेरी के ऊपर ये काम है करेगा। तो गाइस प्यूबर्टी के ऑनसेट पर हाइपोथैलेमस एक्टिव होकर के सीक्रेट करता है क्या? GnRH। तो भाई हाइपोथैलेमस ने GnRH दे दिया, सीक्रेट कर दिया। अब ये GnRH स्टिमुलेट करता है मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्लैंड, जिसे अपन क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि GnRH ने किसको स्टिमुलेट किया? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया। अब देखो जैसे ही GnRH के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड भी दो हार्मोन सीक्रेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स 2 हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन? देखो हाईलाइट कर दिया, एक तो FSH और एक LH। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है? एक तो FSH सीक्रेट करती है और एक क्या सीक्रेट करती है? LH सीक्रेट करती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, FSH और LH किससे सीक्रेट हुए? पिट्यूटरी से। अब ध्यान रखना पिट्यूटरी के भी दो, वैसे पार्ट तो 3 होते हैं, लोब तो 3 होते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है, एक मिडल लोब होता है और एक पोस्टीरियर लोब होता है। लेकिन मिडल लोब के अभी तक एग्जैक्टली फंक्शन नोन नहीं है, इसलिए अपन उससे कंसिडर नहीं करते। बेसिकली 2 ही पार्ट अभी तक अपन मानते हैं, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। तो आपको ध्यान में रखना है गाइज, क्या ध्यान में रखना है कि ये जो FSH और LH है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से लोब से सीक्रेट होते हैं? तो ध्यान रखना एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और FSH और LH को पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सीक्रेट करवाता है? तो कौन सीक्रेट करवाता है गाइज? GnRH। तो गाइज पिट्यूटरी ने क्या सीक्रेट कर दिया? FSH और LH। यहाँ पे नाम मैं पूरा बताऊँ, FSH का पूरा नाम है, F से फॉलिकल है, S से स्टिमुलेटिंग है और H से हार्मोन है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पर नाम पे फोकस करो, नाम से ही पता लग रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहने का मतलब ऐसा हार्मोन जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। कौन से फॉलिकल को? प्राइमरी फॉलिकल को, ओवेरियन फॉलिकल को, यानी कि प्राइमरी oocyte को, जो ओवेरी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसे कौन स्टिमुलेट करता है? FSH क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। क्लियर? अब देखो दूसरा नाम क्या है? LH, यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो गाइज जब FSH प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देता है और स्टिमुलेट करके प्राइमरी फॉलिकल पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, तो इस डेवलप या फिर मैच्योर प्राइमरी फॉलिकल को रप्चर करके ओवल्यूट करवाने का काम किसका है? LH का है। यहाँ पर इतना ध्यान रखो कि FSH तो फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा और LH क्या करेगा? फोड़ेगा, रप्चर करेगा इसको कंप्लीटली मैच्योर फॉलिकल को, जिसे अपन ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अभी मेरी साइकिल पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है इसके अंदर। देन अब देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH LH का सिक्रेशन हो गया। अब इनमें से देखिए FSH स्टिमुलेट टू प्राइमरी फॉलिकल, यानी कि जो FSH होता है ये किसे स्टिमुलेट करता है? प्राइमरी फॉलिकल को। देखो ये कॉर्टेक्स पार्ट में ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ पर है, इन प्राइमरी फॉलिकल्स को कौन स्टिमुलेट करता है गाइज? ये FSH किन को स्टिमुलेट करता है? इन, यानी कि FSH स्टिमुलेट टू प्राइमरी फॉलिकल। FSH किसको कीड़ा करेगा? प्राइमरी फॉलिकल को कीड़ा करेगा। तो होगा क्या? विच रिजल्ट्स इन, किसके रिजल्ट में? ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH, विच रिजल्ट्स इन, जिसके परिणाम स्वरूप इन प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल्स में बिगिंस टू डेवलप, यानी कि जब FSH प्राइमरी फॉलिकल का स्टिमुलेट करता है तो प्राइमरी फॉलिकल शुरू हो जाते हैं क्या करना? डेवलप करना शुरू हो जाते हैं, मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। ये इतनी बात समझ में आई। तो अब आपने इस डायग्राम को लेते हैं, इस वाले डायग्राम को, कि कैसे प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है और कैसे ये मैच्योर होता है और कैसे ये ओवुलेशन होता है। तो मैं यहाँ पर इस डायग्राम को थोड़ा झूम करता हूँ आपके लिए, ताकि अच्छे से क्या हो जाए, आपको ये अंडरस्टैंड कर जाए। तो गाइज यहाँ पर ये हैं प्राइमरी फॉलिकल, जिन्हें आप ओवेरियन फॉलिकल भी कहते हो। FSH ने इनको क्या किया? स्टिमुलेट किया। तो देखिए जैसे ये प्राइमरी
प्राइमरी फॉलिकल को एफएसएच ने स्टिमुलेट किया, तो ये प्राइमरी फॉलिकल क्या होते हैं डेवलप करना। देखो ये धीरे धीरे साइज में बढ़ रहे हैं, यानी कि ये डेवलप कर रहे हैं। देखो साइज में बढ़ रहे हैं, यानी कि ये क्या हो रहे हैं, मैच्योर। देखो साइज में बढ़ रहे हैं, यानी क्या हो रहे हैं, ये मैच्योर हो रहे हैं। कहने का मतलब प्राइमरी फॉलिकल एफएसएच की स्टिमुलेशन के द्वारा मैच्योर होना शुरू होते हैं, डेवलप करना शुरू होते हैं। और गाइस ध्यान रखना, एक ओवेरी के अंदर बर्थ के टाइम पर एक ओवेरी में कितने फॉलिकल होते हैं, 10 लाख होते हैं, क्योंकि दोनों ओवेरी में कितने थे बर्थ के टाइम पर, 2 मिलियन थे। तो एक ओवेरी में कितने हो गए, 10 लाख हो गए, 1 मिलियन हो गया। और ध्यान रखना, जो ओवेरी होती है ये सास बहू की तरह काम करती है, यानी कि अल्टरनेटिवली फंक्शन करती है। अगर जनवरी में राइट ओवेरी ने ओव्यूलेशन किया है तो फरवरी के अंदर लेफ्ट करेगी, फिर मार्च में राइट करेगी, फिर अप्रैल में राइट करेगी, लेकिन अल्टरनेटिवली क्या करती हैं, ये काम करती हैं। तो गाइस यहाँ मानो कि ये राइट ओवेरी क्या कर रही है, काम कर रही है, और एफएसएच के द्वारा इन 10 लाख, कहने का मतलब इन 10 लाख तो कब होते हैं, बर्थ के टाइम पर होते हैं। अब देखो बर्थ के बाद में जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ती जाती है और ये लड़की, ये गर्ल जब अपनी प्यूबर्टी एज में पहुंचती है, तो प्यूबर्टी एज के अंदर गाइस इन 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल में से बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और गाइस प्यूबर्टी पर पहुंचते पहुंचते दोनों ओवेरी में केवल और केवल कितने फॉलिकल्स रिमेनिंग बचते हैं गाइस, केवल और केवल 4 लाख फॉलिकल, केवल और केवल कितने, 4 लाख फॉलिकल। यानी कि प्यूबर्टी एज पर दोनों ओवेरी में कितने फॉलिकल होते हैं, 4 लाख, और एक ओवेरी में कितने फॉलिकल हो गए, 2 लाख फॉलिकल हो गए। तो इस ओवेरी में यहाँ पे ये कितने फॉलिकल हैं, 2 लाख। ध्यान रखना, इन 2 लाख में से कुछ सैकड़ों फॉलिकल, लगभग 400 या 350 400 के लगभग फॉलिकल्स क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं एक साइकिल के अंदर। तो यहाँ पर देखो कुछ फॉलिकल्स क्या हुए, स्टिमुलेट हुए। जो फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं इनकी मैच्योर होना शुरू होते हैं, डेवलप होना शुरू होते हैं। तो गाइज इन फॉलिकल्स को अपन क्या कहते हैं, डेवलपिंग फॉलिकल। यहाँ मेंशन कर रखा था, ऊपर चला गया जूम करने से, देखो ये रहा, इन्हें अपन क्या कहते हैं, डेवलपिंग फॉलिकल कहते हैं। और गाइज ध्यान रखना, ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है, ये डेवलपिंग फॉलिकल के ऊपर जो कोरोना सेल्स थी, ध्यान रखना उन्हें ग्रेन्युलोसा सेल्स भी कहते हैं। किसे, कोरोना सेल्स को ग्रेन्युलोसा सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो वो ग्रेन्युलोसा सेल्स, वो कोरोना सेल्स जो प्राइमरी फॉलिकल को चारों तरफ से क्या कर रही थी, सराउंड कर रही थी। ये सेल्स इस एफएसएच के स्टिमुलेशन में 2 हार्मोन प्रोड्यूस करती है। कौन कौन सा, मिनिमम, देखो यहाँ पे और जूम कर देता हूँ मैं, क्या 2 हार्मोन, मैक्सिमम ज़्यादा तो कौन सा सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन, और मिनिमम कम कौन सा सीक्रेट करती हैं, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है। कहने का मतलब जो डेवलपिंग फॉलिकल होते हैं गाइज, यहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ है, इसलिए ग्रेन्युलोसा सेल को प्राइमरी फॉलिकल का ही पार्ट माना जाता है। इसलिए वन वर्ड में अपन ये कहते हैं कि जो डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सा, एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। लेकिन तुलना करें अपन दोनों हार्मोन में कि साहब डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करते हैं या फिर ज़्यादा एस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं। ध्यान रखना, ज़्यादा क्या सीक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन की तुलना में कम क्या सीक्रेट करते हैं, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करते हैं। क्लियर गाइज। अब देखिए गाइज, जैसे ही एम साइकिल के 14 दिन कंप्लीट होते हैं तो ध्यान रखना 8-14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एम साइकिल के 14वें दिन ये जो 300-400 फॉलिकल्स स्टिमुलेट हो रहे थे, इन सभी फॉलिकल्स में से 300-400 फॉलिकल में से एक डोमिनेंट फॉलिकल कब, एम साइकिल के 14वें दिन कंप्लीटली क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो गाइज इसे कंप्लीटली मैच्योर जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं गाइज, मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहेंगे अपन इसे, या तो मैच्योर फॉलिकल कहेंगे और इसी का दूसरा नाम क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। गाइज इसे ग्राफियन फॉलिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फॉलिकल कैसे मैच्योर होता है, इसका एक्सप्लेनेशन एक डच फिजिशियन जिसका नाम था रीजनल डी ग्राफ, यानी कि रीजनल डी ग्राफ ने बताया था कि किस प्रकार से एक प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होता है। तो उसने अपने नाम के आधार पर
पर इस कंप्लीटली मैच्योर फॉलिकल का नाम रीजनल डी ग्राफ ने क्या रखा, ग्राफियन फॉलिकल। और ध्यान रखना इस ग्राफियन फॉलिकल का जो डायमीटर होता है ये 20 mm होता है, यानी कि 20 mm। अब देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए, 20 मिलीमीटर। यानी कि जो कंप्लीटली मैच्योर फॉलिकल होता है, इस कंप्लीटली मैच्योर फॉलिकल का व्यास यानी कि डायमीटर कितना होता है, 20 mm। बल्कि ध्यान रखना जो अपना प्राइमरी फॉलिकल था, कौन था, देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो प्राइमरी फॉलिकल था इसका डायमीटर कितना होता है, 0.03 से 0.05 mm, यानी कि बहुत ही माइक्रो स्ट्रक्चर होती है। 0.03 से 0.05 mm इज द डायमीटर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल एंड 20 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल और कंप्लीटली मैच्योर फॉलिकल। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात ध्यान दीजिएगा, जैसे ही एम साइकिल के 14वें दिन एक फॉलिकल मैच्योर हो जाता है जिसे अपन ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो गाइज ये जब 14वें दिन ये ग्राफियन फॉलिकल बनता है, तो देखो इन 14 दिन के टाइम पीरियड में जो एलएस था वो टिकटिकी लगा करके बैठा था किसके ऊपर, ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर, कि कब ये फॉलिकल मैच्योर हो, कब ये ग्राफियन फॉलिकल बने, यानी कब कंप्लीटली मैच्योर फॉलिकल हो, और कब मैं जाकर के इसे रप्चर करूं, कब मैं जाकर के इसे फोड़ूं। तो गाइज जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल बनता है यानी कि फॉलिकल मैच्योर होता है, तो तुरंत आता है यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से अचानक से लार्ज अमाउंट के अंदर सीक्रेट होता है किसका, एलएच का। अचानक से बहाव होता है किसका, एलएच का, जिसे अपन एलएच सर्ज के नाम से जानते हैं। सो गाइज ये एलएच आकर के इस ग्राफियन फॉलिकल को क्या कर देता है, रप्चर कर देता है। किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ग्राफियन फॉलिकल को एलएच क्या कर देता है, रप्चर कर देता है, जिसके रिजल्ट में ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो मेन oocyte था वो oocyte ओवेरी से निकल करके, देखो ये जो यहाँ पे स्लाइटली येलो कलर का शो कर रखा है ये क्या है, ओवम। ये oocyte, ये ओवम इस ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाता है। क्लियर गाइज, इतनी बात समझ में हुई। और ध्यान रखना ग्राफियन फॉलिकल का एलएच के द्वारा रप्चर होना और इस ओवम का बाहर आने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं गाइज, ओव्यूल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, अपन ओव्यूल्यूशन कहते हैं। सो गाइज ध्यान रखना है कि ओव्यूल्यूशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो एलएच है, क्योंकि जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है और बनने के बाद में जब इसे एलएच रप्चर करता है तभी ओव्यूल्यूशन होता है। इसलिए आपका डेली एम्स से सफदरगंज का है, बीएचयू का है, और भी कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट अप हो चुका है कि विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूल्यूशन, फॉर काइंड नॉलेज ध्यान रखना गाइज, एलएच इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर ए ओव्यूल्यूशन। देन गाइज अब देखो जैसे ही ओव्यूल्यूशन हो जाता है, ओवम बाहर आ जाता है। ध्यान रखना जो बाहर आया है इसे अपन ओवम कहते ही हैं, जनरली ओवम अपन इसे कहते हैं, बल्कि ध्यान रखना रियलिटी में हकीकत में ये क्या है, प्राइमरी oocyte है। रियलिटी में क्या है कि ओव्यूल्यूशन के रिजल्ट में जो फॉलिकल बाहर आया है रियलिटी के अंदर वो क्या है गाइज, प्राइमरी क्या है, सॉरी सेकेंडरी oocyte है, बल्कि बेसिकली अपन इसे क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, बल्कि हकीकत में ये क्या नहीं है, ओवम नहीं है। तो गाइज अब ये ओवम कैसे नहीं है, अब देखो जब प्राइमरी फॉलिकल था उससे तो क्या कह रहे थे अपन, प्राइमरी oocyte भी कह रहे थे। ये प्राइमरी oocyte यानी कि प्राइमरी फॉलिकल एफएसएस के द्वारा स्टिमुलेट हुआ तो ये मैच्योर हुआ। मैच्योर कैसे हुआ, इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर और भी सेल डिवीजन की स्टेजेस कंप्लीट हुई, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, माइटोसिस की सारी फेजेस कंप्लीट हुई, और जब इसके अंदर मियोसिस यानी कि माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है और जब मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, तो गाइज मियोसिस स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए जो फॉलिकल ओव्यूलेट हुआ है ये मियोसिस सेल डिवीजन के ऊपर अटका हुआ है, यानी कि सस्पेंडेड है। इसलिए क्या कह रहे हैं इसे, सेकेंडरी oocyte। और ये मियोसिस सेकेंड सेल डिवीजन तब कंप्लीट होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, जो अपन फर्टिलाइजेशन के चैप्टर में देखेंगे कि कैसे ही सेकेंडरी oocyte में जिसे हम ओवम कह रहे थे उसमें किस प्रकार से मियोसिस सेकेंड क्या होता है,
कंप्लीट होता है। क्लियर गाइज। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्या हुआ है, ओव्यूलेशन हुआ है। देन गाइज ओव्यूलेशन के बाद में मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि भाई ओवम तो सेकेंडरी oocyte तो बाहर चला गया, तो अब बच गया क्या, तो गाइज अब क्या बच गया, अब ध्यान दीजिएगा, इस प्राइमरी फोलिकल को सराउंड करने वाली जो ग्रेन्यूलोसा या फिर जिन्हें अपन कोरोना सेल्स कह रहे थे, ये कोरोना सेल्स कहाँ पे बच गई, इसे ओवेरी के कोर्टेक्स पार्ट में, ये जो वाइट कलर में कोरोना सेल्स बच गई। इसके साथ साथ में ओवेरी की जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया थी उसके अंदर कौन सी सेल थी, स्ट्रोमल सेल, जिन्हें अपन ने क्या कहा था, थीका सेल भी कहा था। तो गाइज ओव्यूलेशन के बाद में प्राइमरी फोलिकल को कवर करने वाली ग्रेन्युलोसा सेल या फिर दूसरा नाम क्या है, कोरोना सेल्स, ये ग्रेन्युलोसा सेल और कोरोना सेल्स और साथ साथ में ट्यूनिका एल्बुजिनिया की स्ट्रोमल सेल जिनका दूसरा नाम क्या है, थीका सेल्स। यानी कि ओव्यूलेशन के बाद में ग्रेन्युलोसा सेल और स्ट्रोमल सेल्स को LH हार्मोन किन सेल्स में कन्वर्ट कर देता है, ल्यूटियन सेल्स में। किन सेल्स के अंदर, ल्यूटियन सेल्स में। ध्यान रखना गाइस, ओव्यूलेशन के बाद में ग्रेन्युलोसा और स्ट्रोमल सेल्स LH के इफेक्ट में, LH के द्वारा किस में, कौन सी सेल्स में कन्वर्ट कर दी जाती हैं, ल्यूटियन सेल्स में। अब देखो इन्हें ल्यूटियन सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ग्रेन्युलोसा और स्ट्रोमल सेल्स के ऊपर जब LH काम करता है तो इन दोनों सेल्स का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। और जो ल्यूटियम वर्ड देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो ल्यूटियम वर्ड अपन काम में लेते हैं वो किसके लिए काम में लेते हैं, येलो कलर के लिए अपन ये काम में लेते हैं। क्लियर गाइज। तो यहाँ पर ग्रेन्युलोसा और स्ट्रोमल सेल LH के इफेक्ट में किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, ल्यूटियन सेल्स के अंदर, और ल्यूटियन सेल्स का इस प्रकार से क्या बन गया, ग्रुप बन गया। तो ध्यान रखना गाइज, ल्यूटियन सेल्स का ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं गाइज, इस ग्रुप को अपन कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ध्यान रखना शुरुआत के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम की साइज कम होती है, डायमीटर कम होता है 10 mm, लेकिन जैसे जैसे 14 दिन के बाद में, ओव्यूलेशन के बाद में टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कॉर्पस ल्यूटियम की साइज भी बढ़ती जाती है। देखो यहाँ पर छोटा था, यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि LH के द्वारा इसकी साइज और ज़्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब कॉर्पस ल्यूटियम की मैक्सिमम साइज पहुँच जाती है कितने 22.5 सेंटीमीटर, या फिर mm में अगर अपन कहें तो mm में कितना कहेंगे अपन, 25 mm, सेंटीमीटर में क्या कहेंगे अपन, 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर गाइज। तो ध्यान रखना है, कॉर्पस ल्यूटियम की मिनिमम साइज तो होती है 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम साइज होती है 25 mm यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर गाइज। अब देखो अपना ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कितने हार्मोन सीक्रेट करता है गाइज, 4 हार्मोन। देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स 4 हार्मोन। मैक्सिमम ज़्यादा तो क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन। मिनिमम कम क्या सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन। इसके अलावा तीसरा क्या सीक्रेट करता है, इनहिबिन। और चौथा क्या सीक्रेट करता है, रिलैक्सेशन। गाइज लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन लेक्चर को थोड़ा सा यहीं पर अपन एक बार क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फिर देखो ओवेरी छोटा पार्ट नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेकर के आऊँगा। यहाँ पर आप इतना ध्यान रखो कि कॉर्पस ल्यूटियम में कितने हार्मोन सीक्रेट करता है गाइज, 4 हार्मोन सीक्रेट करता है। ज़्यादा तो कौन सा, मैक्सिमम तो क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन। मिनिमम क्या करेगा, एस्ट्रोजन। ध्यान रखना, जो डेवलपिंग जो प्राइमरी फोलिकल थे वो तो मैक्सिमम क्या सीक्रेट कर रहे थे, एस्ट्रोजन, और मिनिमम क्या सीक्रेट कर रहे थे, प्रोजेस्टेरोन। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम डेवलपिंग प्राइमिंग फोलिकल के जस्ट अपोजिट सीक्रेट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम ज़्यादा क्या देता है, प्रोजेस्टेरोन, बल्कि डेवलपिंग प्राइमरी फोलिकल ज़्यादा क्या देते हैं, एस्ट्रोजन। कॉर्पस ल्यूटियम कम क्या देता है, कम क्या सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन, और जो डेवलपिंग फोलिकल होते हैं ये कम क्या सीक्रेट करते हैं, प्रोजेस्टेरोन। कहने का मतलब अपोजिट फंक्शन होता है। इसके अलावा तीसरा हार्मोन इनहिबिन है, और चौथा हार्मोन क्या होता है,
रिलैक्सिन। और यहाँ पे देखो 2 मिनट के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ जान लीजिए, जो यानी कि जो फॉलिकल ओवल्यूट हुआ था, ओवम ओवल्यूट हुआ था, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है और प्लासेंटा बन जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्लासेंटा देने लग जाएगा और एंडोमेट्रियम की शेडिंग नहीं होगी। कहने का मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम नहीं होगा, एंडोमेट्रियम टूटेगी नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, ब्लीडिंग नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, प्लासेंटा नहीं बनेगा, प्लासेंटा नहीं बनेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा। जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा फर्दर, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट होएगा। धीरे धीरे इसकी साइज कम हो जाएगी, इसकी सेल साइज में कम हो जाएंगी, इनके फंक्शंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और एक दिन यानी कि 24 से 25 दिन के बाद में ये कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का होता है, लेकिन डीजनरेट होने के बाद में वाइट कलर का हो जाता है। और वाइट कलर को अपन किसके द्वारा डिनोट करते हैं, एल्बम के द्वारा। इसलिए वाइट कलर के इस गुच्छे को आफ्टर डीजनरेशन अपन क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिगेंस के नाम से अपन इसे जानते हैं। गाइज ये कलर कोडिंग मैंने आपके लिए यहाँ पर क्या की है, मेंशन की है। क्या, ल्यूटियम। ल्यूटियम किसे डिनोट करता है, येलो, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ल्यूटियम का मतलब कॉर्पस ल्यूटियम किस कलर की बॉडी है, येलो कलर की बॉडी है। एल्बम, एल्बम का मतलब होता है वाइट। ध्यान रखना, एल्बम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, वाइट। अपन कॉर्पस एल्बिगेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है, बिकॉज एल्बम किससे डिनोट करता है, वाइट को। देन निग्रम, निग्रम भी एक लैटिन वर्ड है, ध्यान रखना। निग्रम का मतलब क्या होता है, ब्लैक। ऐसे कहते हैं ना कि साहब निग्रीज स्पेसीज, निग्रीज प्रजाति, कहने का मतलब साउथ वाले, कहने का मतलब काले लोग, कहने का मतलब निग्रम अपन किसके लिए काम में लेते हैं, ब्लैक के लिए। और रुब्रा, जैसे कि रुब्रा का मतलब क्या होता है, रेड। रुब्रा ये लैटिन वर्ड है और रुब्रा का मतलब क्या होता है गाइज, क्या होता है फ्रेंड्स, रेड होता है। जैसे कि आप, जैसे कि लेबर स्टार्ट होता है, डिलीवरी हो जाती है पोस्टमार्टम पीरियड में, यानी कि प्यूपेरियम के अंदर वेजाइनल सीक्रेशन देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप लोकिया कहते हो। 4 प्रकार का लोकिया होता है, वहाँ पे एक होता है क्या, लोकिया लोकिया रुब्रा। क्या होता है वो, लोकिया रुब्रा। उसे लोकिया रुब्रा क्यों कहा, क्योंकि उस लोकिया का कलर कैसा था, कलर कैसा था, रेड था। सो यहाँ पे रुब्रा किससे डिनोट करता है, रेड को डिनोट करता है। क्लियर गाइज, ये ओवेरी की फिजियोलॉजी थी। कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बेशक कमेंट कर सकते हो, कमेंट के द्वारा मैं आपके डाउट सेशन लेकर के आऊँगा। इसके अलावा मैंने नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे मैंने कुछ चीज़ें और मेंशन की है यहाँ पर, कहाँ पर, जिनको आप पढ़ कर के आराम से समझ सकते हो। मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा गला सूखने लग गया है, मुझे पानी पीना पड़ेगा, पानी उधर रह गया। तो अपन लेक्चर को यही फिनिश करते हैं और नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। यहाँ पर कुछ अपन ने क्या किए हैं, क्वेश्चन जो अपन ने प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं। और यहाँ पर प्राइमरी फोलिकल्स की संख्या है कि यानी कि जब प्रेगनेंसी 20 वीक की होती है, तो 20 वीक के ऊपर जो फीमेल फीटस है यूट्रस में, यानी कि 20 वीक की फीमेल फीटस के अंदर जो फोलिकल होते हैं, प्राइमरी फोलिकल, इन्हें प्राइमरी फोलिकल बेसिकली अपन इससे सॉरी ये तो क्या है, ये तो क्या है, अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, बताऊँ अभी मैं। जो यानी कि 20 वीक की फीमेल फीटस में दोनों ओवेरी में जो फोलिकल होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 7 मिलियन। बेसिकली इन्हें फोलिकल कहते हैं, एग्जैक्ट नाम क्या होता है, उगोनिया। ये उगोनिया एक प्रकार से इमेच्योर सेल है जिससे ओवम बनता है। ये अपन गैमेटोजेनेसिस के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना इसी उगोनिया से प्राइमरी फोलिकल बनता है, फिर प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी oocyte बनता है, फिर सेकेंडरी oocyte से ओवम बनता है। ये अपन गैमेटोजेनेसिस के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन 8 बर्थ के ऊपर 7 मिलियन यानी कि 70 लाख उगोनिया होती है, यानी कि देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया 70 लाख, जो कि सबसे ज़्यादा है। यानी कि आपसे पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ दी उगोनिया और प्राइमरी फोलिकल, कि उगोनिया और प्राइमरी फोलिकल की सबसे ज़्यादा संख्या कितनी होती है, तो 7 मिलियन होती है।
70 लाख होती है। और कितनी वीक पे होती है? 20 वीक पे। फिर देखो बर्थ के बाद में जैसे, अब देखो जैसे यानी कि 20 वीक के बाद में प्रेगनेंसी ट्रम पर पहुंचेगी और जब बेबी का फीटस का बर्थ होगा तो बर्थ के समय पर इसके दोनों ओवेरी में केवल 2 मिलियन यानी कि 20 लाख प्राइमरी फोलिकल ही होंगी। और बर्थ के बाद में जैसे जैसे इस फीमेल की बच्ची की एज बढ़ेगी, ये प्यूबर्टी एज की तरफ मूव करेगी तो बच्चों उस टाइम पर और फोलिकल गायब हो जाएंगे और प्यूबर्टी एज तक पहुंचते पहुंचते कितने फोलिकल्स रह जाते हैं? केवल और केवल 4 लाख फोलिकल। देखो 400,000 कहने का मतलब 4 लाख, यानी कि प्यूबर्टी एज में एक फीमेल की दोनों ओवेरी में कितने फोलिकल होते हैं? 4 लाख फोलिकल होते हैं। और ध्यान रखना इन 4 लाख फोलिकल्स में से, इनमें से फ्रेंड्स, इन 4 लाख फोलिकल्स में से एक महिला अपनी कंप्लीट लाइफ के अंदर केवल और केवल 400 फोलिकल्स को ही ओवल्यूट कर पाती है, क्योंकि एक महिला में केवल 400 एम साइकिल आती है। जो कैसी आती है वो अपन एम साइकिल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज। लेक्चर को शेयर करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो लेक्चर को, ताकि ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हो अपने से और आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग। और फिर देखो अभी क्लास का टाइमिंग थोड़ा धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ। पहले आधा घंटे की क्लास लाया था मैं, फिर 40 मिनट की, फिर 1 घंटे की। धीरे धीरे अपन क्लास क्या करेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे, है ना। सो थैंक्स ए लॉट गाइज, पढ़ते रहना, कंटिन्यूटी बनाए रखना। डाउट होता ना, अगर आपको डाउट होता है छुपाना मत, बेझिझक पूछना बच्चों ना, आपके हर डाउट का क्या होगा, रेजोल्यूशन होगा। ओके ओके गाइज, थैंक्स ए लॉट, सी यू।